बात करते हैं हम उस आजाद की, उस व्यक्तित्व की जिसने कि सच में अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। उस व्यक्ति का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। भावरा गांव एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, तो उनका बचपन यानी कि आरंभिक जीवन आदिवासी बच्चों के साथ बीता। भीलों के बच्चों के साथ वो धनुष बाण का अभ्यास करने लगे थे, यानी कि बचपन से ही उन्होंने निशानेबाजी अपने जीवन में उतार ली थी, जो आगे चलकर देश की आजादी में एक सार्थक पहल बनी। कहते हैं कि आजाद जी का निशाना बहुत अचूक था। एक बार जब वो सैंडर्स को मारने के लिए ये लोग गए हुए थे, भगत सिंह, राजगुरु और आजाद जी, तो आजाद जी के अचूक निशाने की वजह से ही ये अपने राजगुरु से बचे थे, यानी कि उनका निशाना पूरी तरह अचूक था। तो वैसे ही महापुरुष, वैसे ही वीर निशानेबाज, वैसे ही हमारे आत्मबल के प्रतीक आजाद जी को मैं देश फौजदार तहे दिल से नमन करता हूं। दोस्तों, किस्सा बहुत बड़ा है, यानी कि कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है। चंद शब्दों में उनके बारे में कह देना मुझे लगता है मूर्खता होगी। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। मैं उनके बारे में बस छोटी छोटी कुछ चीजें ही, कुछ छोटी छोटी दास्तान ही और कुछ ऐसे किस्से मैं आपको सुनाऊंगा जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नाटक लिखा है इस लॉकडाउन के दौरान, जिसका नाम है अंदाज़े आज़ाद। और मुझे लगता है ये आज़ाद यानी कि हमारे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी पर लिखा पहला नाटक होगा जो लिखा गया है हिंदी में। तो मैंने कोशिश की है उनके विचारों को आगे पहुंचाने की अपनी कलम के माध्यम से। तो आज उन्हीं विचारों की बात करेंगे, तो उस वीर पुरुष की बात करेंगे जो हमारे दिलों में रहता है, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली थी, जिसकी वजह से अंग्रेज मारे मारे फिरते थे आज़ाद जी की तलाश में। और आज़ाद तो स्वतंत्र थे, उनको कभी कोई छू ना पाया। लाख कोशिशें की अंग्रेजों ने, लेकिन कभी उनको गिरफ्तार ना कर पाए। वैसे ही वीर पुरुष चंद्रशेखर आज़ाद को मैं दिल से नमन करता हूं, और मैं गर्व फील करता हूं कि मैं ऐसे भारत में जन्मा हूं जहां पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने जन्म लिया, जहां भगत सिंह ने जन्म लिया, जहां स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया, जहां अशफाक उल्लाह खान ने जन्म लिया, जहां हमारे अब्दुल कलाम जी ने जन्म लिया। मैं ऐसे भारत हिंदुस्तान की बात करता हूँ। तो आज हम बात करते हैं वैसे हिंदुस्तान की। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ, लेकिन बचपन से ही एक कुलबुलाहट थी देश के प्रति, क्योंकि भारत देश जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज लोग हमारी जमीन का दोहन करते थे, हमारी माँ बहनों का दोहन करते थे, और हम बेबस लाचार बने बस उनके कुकृत्य को देखते रहते थे। ये बच्चा आज़ाद उस कुकृत्य को देखने वाला बच्चा नहीं था। जब बच्चे छुपन छुपाई खेला करते हैं, जब बच्चे चोर सिपाही का खेल खेला करते थे, उस समय आज़ादी का खेल खेलने के लिए पैदा हुए थे। तकरीबन ये वाराणसी की बात है, जब वो संस्कृत विद्यापीठ में जब वो पढ़ते थे, तो वहीं उनकी मनमंत नाथ गुप्त और चटर्जी से मुलाकात हुई, और इन्हीं के माध्यम से वो क्रांतिकारी में धीरे धीरे उद्वेलित होने लगे, यानी कि सम्मिलित हो गए। एक ऐसा दिन जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था, वो दिन तो मैं भी नहीं भूल पाता। वो दिन, उसकी कसराहट, उसका दर्द हमेशा दिल में बना रहता है। और वो दिन था जलियांवाला बाग, वर्ष 1919। एक ऐसा अभिशाप हम भारतवासियों के जीवन पर, हमारी भारत भूमि पर, जब निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया, बच्चों को मार दिया गया था, बूढ़ों को कुचल दिया गया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उस समय सारे देश में आग फैल गई थी, नौजवान पगला गए थे।
सब लोग कुछ ना कुछ करने के लिए मतवाले हो गए थे। पंजाब में आंदोलन फूट पड़ा था, उत्तर प्रदेश में आंदोलन फूट पड़ा था, जहां भी देखो आंदोलनकारी सड़क पर उतर आए थे। और उन आंदोलनकारियों को संबल दिया था महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन ने, जो कि 1921 में शुरू हुआ। हर एक नौजवान, हर एक बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, महिला, जवान, हर एक व्यक्ति असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा था। सब खुश थे, सब खुश थे, आनंदित थे। लेकिन तभी चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड एक ऐसा कांड था जिसमें कुछ नौजवानों ने एक चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें कुछ अंग्रेज लोग जलकर मर गए थे। चौकी में आग लगाना जैसे असहयोग आंदोलन के लिए एक अभिशाप हो। महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। बहुत लोगों ने आवाज दी, गांधी जी को पुकारा, बार बार पूछा कि आप भी अपना असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले रहे हैं, जबकि ऐसे वक्त में आपके असहयोग आंदोलन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तब गांधी जी ने कहा, मुझे लगता था कि मैं तुम लोगों को समझा पाऊंगा। अहिंसा से शुरू हुआ हमारा असहयोग आंदोलन अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर देगा, मगर उससे पहले ही चोरी चोरा पुलिस थाने में आग लगाकर आपने मेरे सिद्धांतों की हत्या की, और इसी वजह से ये मैं अपना असहयोग आंदोलन वापस ले रहा हूं। तब एक बच्चा चीख पड़ा, और उस बच्चे का नाम था भगत सिंह। आपके सिद्धांत और आपका दुख और हमारा, उसी के सुर में स्वर मिलाया था सुखदेव ने। चोरी चोरा के पुलिस वालों का मरना तो आपको याद है, लेकिन उनका क्या, जो जलियांवाला बाग में उनकी गोलियों से भून दिए गए थे। और वो बच्चा चंद्रशेखर, जिसको के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए 15 कोड़ों की मार झेलनी पड़ी थी, वो भी बिल्कुल आप। तब उसने कहा था, 14 साल की मासूम उम्र में ही अपने साथियों के साथ बस्ते किताबें नाले में फेंक आंदोलन में हिस्सा लिया। पुलिस ने एक बच्चे को कोड़ों से पीटा था, जिसके जख्म आज भी मेरी पीठ पर है। जख्मों का छोड़िए जनाब, लेकिन उन मासूम भावनाओं का क्या जो आपका असहयोग आंदोलन देखकर बड़ी हुई थी। गांधी जी निरुत्तर थे और नौजवान उद्वेलित, आक्रोशित। भगत सिंह भूल गए आप 1919 13 अप्रैल का वो काला दिन, जब वाहे गुरु जी की नगरी अमृतसर का जलियांवाला बाग मासूमों के खून से लाल कर दिया गया था। गांधी जी भूल गया। सुखदेव, गांधी जी आप भूल सकते हैं क्योंकि आप बापू हैं, मगर हम नहीं। आजाद जी हाथ में पिस्तौल निकालते हैं। हर क्रिया के बाद की अपनी एक प्रतिक्रिया होती है, और गांधी जी अब आपने हमारे लिए बस यही एक रास्ता छोड़ा। तो ये विचार जो आंदोलित करते थे नौजवानों को, जो आक्रोशित करते थे देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय मैंने एक ये दृश्य रखा है, उस समय का एक गीत मैंने अपने शब्दों में पिरोया है, जिसको मैंने लिखा है। ना भूले हैं ना भूलेंगे जमीन जो गुलाल थी, खून से सनी हर एक जिंदा लाश थी। ना भूले हैं ना भूलेंगे जमीन जो गुलाल थी, खून से सनी हर एक जिंदा लाश थी। कांपते हुए बूढ़े हाथों में, झुरझुरी लिए सर्द रातों में, कांपते हुए बूढ़े हाथों में, झुरझुरी लिए सर्द रातों में, पिशाच को फिर भी खून की तलाश थी। न भूले हैं न भूलेंगे जमीन जो गुलाल थी, खून से सनी हर एक जिंदा लाश थी।
भूले हैं न भूलेंगे ज़मीन जो बुलाती। मैं भी नहीं भूल पाता। जलियांवाला बाग कांड मैं तब नहीं था, लेकिन जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, पीयूष मिश्रा जी के नाटक गगन तमाम आवाजों में जितना मैंने समझने की कोशिश की है, वो सीन, वो दृश्य आज भी मैं नहीं भूल पाता और ना कभी भूलूं। इसलिए मैं जब भी कभी प्यार की बात करता हूं तो मेरी कलम क्रांति लिख देती है। खैर, तो हम बात करते हैं कि आजाद जी का नाम आजाद कैसे पड़ा। एक किस्सा जो असहयोग आंदोलन के दरमियान ही घटा था। उस समय आजाद जी की उम्र यानी कि पंडित चंद्रशेखर तिवारी की उम्र सिर्फ 15 साल थी। पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी के पिताजी का नाम सीताराम जी था और माता का नाम जगरानी देवी था। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और ये क्रांतिकारियों के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाले इनको थाने में ले गए और इनसे कुछ उगलवाने की कोशिश की। तो जब भी कुछ पंडित चंद्रशेखर आजाद से पूछा जाता तो हर बात पर वो वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद कहते थे। और ये बात नेहरू जी ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है। वो एक ऐसे बच्चे का जिक्र किया जो 15 साल की उम्र में अंग्रेजों के कोड़ों के खिलाफ वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद बोल रहा था। 15 साल, क्या उम्र होती है 15 साल, जिस उम्र में हम सिर्फ खाना पीना, पबजी, लूडो, कैरम, इन सारे खेल कूदों में उलझे रहते हैं। उस समय पंडित चंद्रशेखर देश की आजादी के लिए खेल रहे थे। कोड़ों की मार झेलनी पड़ी और अंग्रेज अफसर ने उनका नाम जानना चाहा। सबसे पहले पूछा था तुम्हारा घर कहां है। पंडित जी ने कहा जेल खाना। अच्छा, पिता का नाम स्वतंत्र और तेरा नाम आजाद। आजाद था, आजाद है, आजाद था, आजाद है, आजाद ही रहेगा। खून हिंद का है, ये हिंद पर मरेगा। आजाद था, आजाद है, आजाद ही रहेगा। खून हिंद का है, ये हिंद पर मरेगा। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही मरेंगे। आजाद था, आजाद है, आजाद ही रहेगा। और जब जेल के बाद आजाद जब बाहर निकल कर आए तो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया था, क्योंकि उस बच्चे ने दिखा दिया था कि वो सच में आजाद है। एक छोटे से बच्चे के मन मस्तिष्क में वो आजाद शब्द, आजादी से आजाद शब्द हमेशा के लिए इंकित हो गया था, जो पंडित चंद्रशेखर आजाद की शहादत तक उनके साथ बना था। अंग्रेज लोग कभी उन्हें छू नहीं पाए। हमें गर्व होता है आज भी पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी पर, और हमें फील कराते हैं कि हमारी आजादी कोई ऐसे ही नहीं आई थी, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी थी। ऐसा ही एक कुर्बानी का नाम था लाला लाजपत राय। सैंडर्स मर्डर केस की जो रूपरेखा बनी थी, उसका आधारशिला बना था लाला लाजपत राय का वो आमरण अनशन, जिसमें अंग्रेज लोगों ने उन्हें लाठियों से खदेड़ा था, मारा था, पीटा था, और उसी मारपीट में, कत्लेआम में वो शहीद हो गए। मैंने अपने नाटक में जिक्र किया है सीन का, जब लाला लाजपत राय खून से लथपथ हैं और चारों तरफ उनके लोग खड़े हुए हैं।
उनका आखिरी संवाद जो अंग्रेजों के खिलाफ था। वो कहते हैं कि अगर सरकार की यही दमन नीति चलती रही तो भारत के जोशीले नौजवानों को अहिंसा की मर्यादा की सीमा से बांधना मुश्किल हो जाए। जब वो दिन आएगा तो मेरी आत्मा स्वर्ग से नौजवानों को आशीर्वाद देगी तथा हर संभव उपाय से स्वाधीनता प्राप्त करने की अनुमति देगी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के कफन में एक एक कील साबित हुई। ये लाला लाजपत राय के आखिरी संवाद थे और हमेशा के लिए लाला लाजपत राय ने अपनी आखिरी वह एक गीत मैंने लिखा है जो गुस्सा उस समय देश में उपजा था लाला लाजपत राय की मौत के बाद। उस गुस्से का एक प्रतीक ये गीत जिसे मैंने महसूस किया है बहुत करीब से। और ये गीत सिर्फ तब का गीत नहीं था, ये हर उस सरकार के खिलाफ गीत है जो दमन चक्र चलाना चाहती है कलाकारों के प्रति, हर उस नौजवान के प्रति जो अपने देश के बारे में सोचता है। ये गीत है जब लाला लाजपत राय का मृत शरीर पड़ा हुआ है और सारे नौजवान उनके पीछे खड़े हुए हैं। गीत आता है, देखेंगे हम भी, देखेंगे हम भी तुमने जो ढाया है इस पे कहर, कल होंगे बहरे भी कान तेरे जब चुप इंसान चिल्लाएगा। देखेंगे हम भी तू कितना और जुल्म ढाएगा, देखेंगे हम भी तू कितना और जुल्म ढाएगा। उसके बाद आंदोलन ने अपना रूप और तीव्र कर लिया था। जगह जगह मारपीट होने लगी थी, अंग्रेजों को खदेड़ा जाने लगा था, अंग्रेज लोग डरकर भागने लगे थे, जगह जगह थाने चौकियों में आग लगाई जाने लगी थी। आंदोलनकारी अपने एक नए रूप में उभर कर सामने आए थे और उन सब का नेतृत्व कर रहे थे हमारे पंडित चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि उन्होंने सारे वीर योद्धाओं को, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, जितने भी सारे वीर योद्धा थे, सबको इकट्ठा कर लिया था। सबको इकट्ठा कर कर एक समूह बनाया था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका उद्देश्य था भारत की आजादी और जिसके प्रचार के लिए चुना गया था भगत सिंह। भगत सिंह अपना प्रचार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। ये एक सीन है। इसके बाद एक बहुत बड़ा अपवाद जो पंडित चंद्रशेखर जी के साथ हमेशा जुड़ा रहा, वो अपवाद है कि पंडित चंद्रशेखर आजाद औरतों के खिलाफ थे और वो औरतों को कभी भी अपने समूह में लेना नहीं चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं है। पंडित चंद्रशेखर आजाद कमाल की सोच रखते थे, तात्या टोपे जैसी उनकी सोच थी, बुद्धिमानी थी, विवेकानंद जैसा उनका विवेक था, और बाहुबल तो स्वयं हनुमान जी सरीके था। तो ऐसा व्यक्ति भला औरत के खिलाफ कैसे हो सकता है? तो क्या इतिहास ने उनके खिलाफ ये गलत मानसिकता दर्शाई कि पंडित चंद्रशेखर आजाद औरतों के खिलाफ थे?
मुझे याद आता है एक दृश्य, जब एक वीरांगना, एक झांसी की वो वीर लड़की जो पंडित चंद्रशेखर आजाद के समूह में सम्मिलित होना चाहती थी, जिसका नाम था रश्मि। बहुत कम लोग रश्मि के बारे में जानते हैं। वो रश्मि जो देश की आजादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती थी, उसने कोशिश की कि पंडित चंद्रशेखर आजाद के समूह में शामिल हो जाए। पहली दफा तो पंडित चंद्रशेखर आजाद ने उसको पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन रश्मि भी बहुत बुद्धिमान थी। जब उसने बहुत सारे लोगों का उदाहरण दिया, बहुत सारी वीरांगनाओं के बारे में जब उसने बात की, तो चंद्रशेखर आजाद उसकी बात से सहमत हो गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद ने स्वीकार किया था कि हाँ, रश्मि को ग्रुप में लिया जा सकता है, क्योंकि जो काम पुरुष नहीं कर सकते वो काम महिला बहुत आसानी से कर सकती है। और जब ये बात ग्रुप में सारे लोगों को पता चली तो बस हंगामा हो गया। सारे लोग दंग थे कि पंडित जी ने एक लड़की को समूह में कैसे लेने के लिए मान लिया। पंडित जी से भगवती बाबू बोलते हैं कि पंडित जी, संस्था का तो नियम है कि औरत को समूह में नहीं लिया जाए। तो जानते हैं पंडित जी ने क्या जवाब दिया? औरत को समूह में नहीं लिया जाएगा, यही ना, यही सोचते हो आप सब। मैंने भी खूब सोचा समझा और विचार किया कि स्त्री के प्रति एक कुंठित मानसिकता हमने कब से पाल ली कि वो अबला है, उसका काम सिर्फ झाड़ू पोछा करना या घर में रहने तक सीमित है। इतिहास गवाह है कि भारतवर्ष सदियों से स्त्री प्रधान रहा है। जहां पुत्र के नाम के पीछे माँ का नाम आता था, जैसे कौंते पुत्र, गंगा पुत्र, गांधारी पुत्र, और रामायण में वर्णित है कि माता कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध करने गई थी। तो फिर भारत में स्त्री कब से अबला हो गई? तभी जयगोपाल बोलते हैं, लेकिन पंडित जी देखो, नियम कायदे सब इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, इंसान नियम कायदों के लिए नहीं। और मेरा मानना है कि जो नियम इंसान की प्रगति में बाधक हो या जो नियम हमारे देश की आजादी में रुकावट बनते हो, ऐसे नियमों में बने रहने का कोई मतलब नहीं। उन्हें हमेशा के लिए तोड़ देना चाहिए। याद करो झांसी की रानी, उस वीरांगना को जिसने अकेले ही अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और वैसे भी मत भूलो कि तुम सबकी जननी माँ एक स्त्री ही है, जिसने आजादी के मतवालों को, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। तो बताओ भला स्त्री पुरुषों से कमतर कैसे हो सकती? वाह, क्या अद्भुत सोच थी, क्या अद्भुत विचार थे। और इन विचारों को कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। हमेशा पंडित जी को सिर्फ इस बात के लिए जाना गया कि वो स्त्रियों से हमेशा दूर रहते थे। दूर रहना और स्त्री को सम्मान देना दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। दूर रहते थे क्योंकि दल पर किसी स्त्री का कोई गलत प्रभाव ना पड़े, लेकिन सम्मान पूरे दिल से करते थे और मानते थे कि देश की प्रगति के लिए, देश की आजादी के लिए अगर स्त्रियों का भी साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा। हमें आजाद जी को फिर से पढ़ने की जरूरत है इस नए रूप में। सारा दल भी सन्न था। यहां हम रश्मि के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे कि आज की बात पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में है। फिर कभी रश्मि के बारे में बात करेंगे कि उस वीरांगना ने इस देश के लिए शहादत दी थी और ये देश उस वीरांगना को भूल चुका है। आज याद है तो बाबर शरीफ का आता था। रश्मि को भूल चुके हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद को भूल चुके हैं। दुख होता है। तो याद करो ना अशफाक उल्लाह खान, याद करो ना वीर अब्दुल हमीद को, या याद करो अब्दुल कलाम को, रश्मि को याद करो। हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक पंडित चंद्रशेखर आजाद यानी कि हमारे
आजाद जी के ऊपर है और मैंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है अंदाजे आजाद। तो हम उसी नाटक की आज बात कर रहे हैं, उसके कुछ पहलुओं को कुछ छूने की कोशिश कर रहे हैं और उस नाटक में जो हमने गीत लिखे हैं उनके बारे में आपसे रूबरू करा रहे हैं। आजाद जी हमारे बहुत मस्त मौला थे, बहुत ज्यादा मस्त मौला थे, कमाल के व्यक्ति थे। और मैं आपको बता दूं कि आजाद जी की बात छोड़ झांसी सामने ना आए तो फिर आजाद जी का बात का मतलब ही खत्म हो जाता। झांसी, झांसी क्रांतिकारी लोगों का एक केंद्र बिंदु बन चुका था और ये केंद्र में जो मुख्य थे वहां के रुद्र नारायण सक्सेना जी थे। रुद्र नारायण सक्सेना जी एक फोटोग्राफर थे और हमेशा क्रांतिकारियों के सपोर्ट में, उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। देश की आजादी के लिए वो पूरी तरह से अपने तन मन धन से अपने आप को समर्पित किए हुए थे। और रुद्र नारायण सक्सेना और आजाद जी दोनों बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे और उनका ठिकाना भी, यानी कि आजाद जी का ठिकाना रुद्र भैया के घर पर ही होने लगा था। लगातार 3 साल तक, जब तक झांसी में आजाद जी रहे, वो रुद्र नारायण सक्सेना जी के घर पर ही रहे। बहुत कम लोग रुद्र नारायण जी के बारे में जानते हैं जिनके परिवार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। उस परिवार के लोग आज भी जीवित हैं और आज भी तन मन से देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारा देश, हमारी सरकार है, हमारे मंत्री लोग कभी भी उन्हें तलाशना नहीं चाहते, उनकी बातों को आगे लाना नहीं चाहते। रुद्र नारायण भैया, रुद्र नारायण सक्सेना जी वो शख्स हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद के 2 फोटो जो ज्यादातर समाज में आपने देखे होंगे, एक फोटो जो मूंछों पर ताप देते हुए हमारे पंडित जी एक लुक दे रहे हैं और दूसरा फोटो जो रुद्र नारायण भैया की फैमिली के साथ पंडित जी बैठे हुए हैं। रुद्र नारायण सक्सेना जी की वाइफ और उनकी 2 बेटियां साथ में बैठी हुई हैं, यानी कि उनके बच्चे, तब उन्होंने फोटो खींचा था। तो यहाँ जब रुद्र भैया की बात ना हो तो भैया आजाद जी की बात करना बेमानी हो गई। आजाद जी रुद्र नारायण सक्सेना जी को अपना भाई मानते थे और रुद्र नारायण सक्सेना जी की धर्म पत्नी हमारी भाभी जी उनको अपना देवर मानते थे। दोनों में बड़ा स्नेह था, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो उनका स्नेह बिल्कुल माँ की तरह था और वो भी बच्चे शरीक है अपनी भाभी से कभी ना कभी कोई ना कोई जिद करने लगते थे। बहुत अनमोल, बहुत अद्भुत रिश्ता था दोनों का। तो एक बार क्या होता है कि रुद्र नारायण बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे, पूरी फैमिली, धन का संकट आ गया था, अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ उनके पास था सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे। तो एक बार जब मैंने एक सीन रखा है, वो दूसरी तरीके से सीन हो सकता है, लेकिन यहाँ जो मैंने अपने नाटक में रोया है रुद्र जी और आजाद जी का जो रिश्ता मैंने बयां करने की कोशिश की है वो मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पंडित चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए हैं और वो नहाने गए हुए, तब रुद्र जी अपनी बीवी यानी कि धर्मपत्नी को बोलते हैं, घर में कुछ भी नहीं था, तो धर्मपत्नी बताती है कि आज तो घर में कुछ भी नहीं है पकाने। ये सब सारी चीजें याद आती है कि मतवाले बिना धन के घर में इन सारी स्थितियों के बावजूद भी लगातार लड़ रहे थे और आज हमारे पास कार, गाड़ी, बंगला, इतना पैसा होने के बाद भी हम देश के बारे में नहीं सोच पाते। बहुत दुख होता है। तो भाभी ने बोला कि आज घर में कुछ भी नहीं है पकाने। रुद्र भैया हमको बोलते हैं कैसी बात करती हो, क्या मतलब मैं एक क्रांतिकारी को, आजाद को आज भूखे पेटी सोने को विवश करूंगा? तो कुछ तो होगा। एक क्रांतिकारी भूखे सोए, इससे बड़ा दुख और क्या होगा? तब भाभी बोलती है कि आपके लिए क्रांतिकारी होंगे लल्ला, मगर मेरे लिए तो आजाद हमेशा बेटा है। तो क्या माँ कभी चाहेगी कि उसका बेटा भूखा सोए? अरे भाग्यवान, धीरे से बोलो। आजाद ने सुन लिया तो, और आजाद दरवाजे की ओट लेकर ही सारी बातें सुन लेते हैं और आजादी एंट्री लेते हैं और भाभी के साथ उनका सम्मान बड़ा
हंसी ठिठोली वाला और परिहास वाला, मतलब बहुत आनंदित करने वाला होता था। वो भी उसको उनको बच्चे की तरह मानती थी। और रुद्र नारायण जी की धर्मपत्नी को भी आजाद एक माँ की तरह स्नेह करते थे। तो आती बोलते, तो भाभी क्या चुगली कर रहे थे भैया से आप हमारी? तो भाभी बात को टालते हुए यही कि आजाद का ब्याह करा देते हैं, झांसी में एक लड़की देखी है। आजाद, क्यों भैया, सुबह सुबह हम ही मिले हैं। अच्छा भाभी, आपको एक बात तो बताना ही भूल गया कि आज मेरा मंगलवार का व्रत है, तो मेरे लिए खाना ना बनाना। क्या रिश्ता, अद्भुत रिश्ता। एक ऐसी बात पंडित जी ने कही जिससे उनको भी अपमानित ना होना पड़े और उनका भी सम्मान रह जाए और इनकी भी बात रह जाए। मगर रुद्र नारायण सक्सेना जी उनकी बात को समझ गए थे, पारखी थे, और वो भावुक हो गए। बोले आजाद, तो बोला रुद्र भैया, आपको नहीं लगता कि अंग्रेज लोग मूर्ख हैं? तो उन्होंने बोला मतलब? भैया मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप मेरी मुखबिरी कर दो, अंग्रेज लोगों को बता दो कि आजाद यहाँ है, तो जो इनाम मेरे ऊपर रखा हुआ भैया, वो इनाम आधा आपको मिल जाएगा, आधा मुझे मिल जाएगा। और आपको तो पता ही कि अंग्रेज लोग मुझे ज्यादा देर या ज्यादा दिन तक गिरफ्त में नहीं रख पाएंगे। तो रुद्र नारायण जी उनकी भावना को समझ गए कि आजाद ने ये बात क्यों कही। रुद्र नारायण भावुक हो गए और कहने लगे, आजाद तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं इतना निष्ठुर या इतना बुरा कभी नहीं हो सकता कि क्रांतिकारी और आजाद तरीके व्यक्ति को मैं अंग्रेजों को सौंप दूं। आजाद कभी नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और आज के बाद तुमने अगर ये बात मुंह से निकाली तो बस सोच लेना। आजाद मुस्कुरा कर रह गए। ये रिश्ता था रुद्र नारायण जी का और आजाद जी का एक दूसरे के साथ, इतना प्यार, इतना स्नेह। उसी समय एक दो फोटो उन्होंने खींची थी आजाद जी की, तो उसके बाद आजाद जी वहां से चले गए। एक और बहुत बड़ी बात है, जब आजाद बचते हुए घूम रहे थे तो ऊर्छा गांव में एक बार छिपते छिपाते गए और वहां एक नदी के किनारे उन्होंने एक अपनी कुटिया बना ली। उसी गांव की एक लड़की छमिया थी जो पंडित जी पर मोहित हो गई। पंडित जी तो अपने ब्रह्मचारी थे, कभी औरत या लड़की से वास्ता नहीं रखते थे। इस तरह प्रेम वैसा था, सम्मान था, लेकिन ब्रह्मचारी थे तो वैसा स्नेह ना था। तो छमिया तो पीछे पड़ गई। एक रात को चुपचाप उनके कुटिया पर भी पहुंच गई। तो अच्छा रहा कि ग्राम प्रधान भी चुपके से पीछा करता हुआ छमिया के वहां गया था, वरना तो उस दिन हमारे पंडित जी फंस ही गए थे। पंडित जी ने बहुत समझाया छमिया को, छमिया मानने को तैयार ना थी। छमिया ने तो सीधा चेतावनी दे दी कि अगर तुम नहीं माने साधु, क्योंकि साधु के वेश में वहां रहते थे, अगर तुम नहीं माने साधु तो मैं गांव में होल्ला कर दूंगी कि साधु ने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। पंडित जी को बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, कुछ कहना ही चाहते थे कि जहां चुपचाप कुटिया के पीछे छिपे प्रधान जी सामने आ गए और उन्होंने उस छमिया को बहुत लगाया, बहुत दुत्कारा। तब जाकर कहीं जान में जाना ही पंडित जी को। तो पंडित जी तो पूरी तरह से फंस ही गए थे। खैर, जब आदमी कोई महान बनता है तो उसके साथ अपवाद लगातार जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही अपवाद की कोशिश की थी छमिया ने, लेकिन हमारे पंडित जी थे जिन्हें अंग्रेज छू ना पाए, उन्हें भला कोई स्त्री छू पाएगी? खैर, तो अब हम बात करते हैं भैया अब बात करते हैं क्रांति की। अंग्रेज लोग जो क्रांति हुई थी उससे पहले एक कोशिश की गई थी। 1857 की जो क्रांति थी बहुत अद्भुत क्रांति थी, जिसमें बड़े बड़े वीर योद्धा थे और बहुत बड़े बड़े महाबली थे। पूरा देश एकजुट हो गया था। उसके बाद भी हम असफल हो गए। तो पंडित जी का मानना था कि उस असफलता का कारण क्या था। एक बार रश्मि ने पंडित जी से ये बात पूछने की कोशिश की थी कि पंडित जी, हम तो 1857 की क्रांति इतनी अद्भुत क्रांति थी, इतने बड़े बड़े वीर योद्धा
तब थे, तब भी हम असफल क्यों हुए? तब पंडित जी ने बोला था कि उसका कारण था, याद रखो, भारत जब जब भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया, उसका उत्तरदायित्व घर के वेदियों पर ही पड़ा। समझने की कोशिश करना, अभी के परिप्रेक्ष्य में भी अभी भी कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो सच में देश के लिए नहीं सोचते, अपने देश के बारे में नहीं सोचते। उनको बस उनका उद्देश्य होता है कि कैसे भी देश को नीचा दिखाया जाए। और ऐसे लोगों को मैं साफ चेतावनी देता हूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज भी भगत सिंह, आज भी राजगुरु, आज भी अशफाक उल्लाह खां या आज भी पंडित चंद्रशेखर आजाद जिंदा है। जब चाहेगा आपकी इस जो आपकी हरकत है उसको ऐसे ही कुचल देगा, जैसे कि अंग्रेजों की हरकतें कुचली थी भगत सिंह ने या पंडित चंद्रशेखर आजाद ने। तो आपको चेतावनी है, सीधा आज इस दास्ताने आजाद के माध्यम से समझ जाइए, देश के बारे में सोचिए। मैं फिर कहता हूं कि मैं लिखना चाहता हूं लव, और लिखा जाता है क्रांति। तो पंडित जी कहते हैं कि याद रखो, भारत जब जब भी गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ा गया, उसका उत्तरदायित्व घर के भेदियों पर ही पड़ा। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अपने ही देश के गुलाम प्रवृत्ति के लोगों ने हानि पहुंचाई, अन्यथा बाहर से ये गोरे लुटेरे या कोई और आकर हमारे देश पर अधिकार कर लेता? हाँ? कोई बाहर से आता और इतने बड़े देश को गुलाम बना लेता? संभव ना था अगर ये भेड़िए ना होते। और जहां तक 1857 की क्रांति की बात है तो उसमें क्या साधन नहीं था, क्या नहीं था? सेना, रुपया, एक से बढ़कर एक बहादुर सैनिक और सेनापति, अरे तात्या टोपे और कुंवर बाबू जैसे विवेकी पाठ प्रदर्शक, लक्ष्मीबाई और नाना साहब जैसे कुशल योद्धा, और सबसे बड़ी बात, जनता भी इनकी सहायक थी। तो फिर विद्रोह असफल क्यों हुआ? तब पंडित जी कहते हैं कि क्योंकि विजय की भावना को उन्होंने निकट ले लिया, यदि निश्चित तिथि से पहले विस्फोट ना हो जाता और काश के सारा भारत एक साथ हवन कुंड में समिधाएं डालना आरंभ कर देता तो अंग्रेजों को कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती थी। सच है, अंग्रेजों को कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती थी। आज भी अगर हम सब लोग एकजुट हो जाएं, सारे धर्म, सारी जातियां भूलकर सिर्फ देश के बारे में सोचे, तो क्या मजाल है चीन या पाकिस्तान की या किसी भी देश की कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखे जाए। 125 करोड़ लोग हैं, 125 अरब करब, सोचो इतने लोग हैं, किसकी हिम्मत है हमारी तरफ देख जाए? असीम शक्तियां हमारे अंदर हैं, असीम साधन हमारे पास है, बाहुबल है, आत्मबल है और बुद्धि भी है। जीरो जब हम दुनिया को दे सकते हैं, दशमलव दुनिया को दे सकते हैं, तो अपनी विवेक या बुद्धि से हम किसी को मात भी दे सकते हैं। बस एकजुट होने की जरूरत है। सारा धर्म छोड़कर, सारी जातियां भूलकर, सारे क्षेत्रवाद भूलकर हमको इकट्ठा होने की जरूरत है। जो आहुति देश के वीर सपूतों ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां ने इस देश के लिए दी थी, आज भी उन्हीं सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है। और वो जरूरत होगी इस जातिवाद को खत्म करने के लिए, जरूरत है इस धर्मवाद को, क्षेत्रवाद को खत्म करने के लिए। खैर, मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूँ बीच बीच में। तो हम बात कर रहे थे पंडित चंद्रशेखर आजाद। तो पंडित चंद्रशेखर आजाद किस आजादी की बात करते? पंडित चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह या सुखदेव कैसी आजादी की बात करते? ये आजादी की बात करते थे जातवाद से स्वतंत्रता की आजादी, धर्मवाद से स्वतंत्रता की आजादी, क्षेत्रवाद से स्वतंत्रता की आजादी। हुआ क्या सच में हमें आजादी मिली? इतने सालों बाद भी आज भी हम वैसे ही गुलाम, बस सूरतें बदली हैं, गोरों से बस थोड़े थोड़े काले लोग सत्ता में आ गए हैं, कुछ चीजें बदली हैं, बाकी तो जस का तस है। और क्या सच में हमें आजादी मिली थी?
या अंग्रेजों की शर्तों पर हमको आजादी की भीख दे दी गई थी। बहुत दुख होता है सोचकर समझकर। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस गलत है या सही, मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी सही है या गलत है, लेकिन जो देश के खिलाफ है या देश के बारे में गलत सोचता है, मेरे लिए हर वो पार्टी खराब है, हर एक नेता खराब है, और देश का हर एक नागरिक मेरे लिए वो गद्दार है जो देश के खिलाफ सोचता है। आजाद जी क्या सोचते थे देश के बारे में? आजाद जी कहते थे, जो समय और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता, वो इस युग में पिछड़ जाता है। और हमें पिछड़ना नहीं है, हम जिस उद्देश्य को सामने रखकर चल रहे हैं वो हमें पाना ही होगा। और उसके लिए अगर हमें अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़े तो हम हंसते हंसते आजादी के इस हवन कुंड में अपने जीवन को सुहा कर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, स्वाधीनता हमारा उद्देश्य है और उसको पाने का मार्ग हमने स्वयं निर्धारित किया है और उसे स्वयं ही प्रशस्त करना होगा। भगत की बात पर अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर हमें सच में आजादी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों और सोच से धर्म और जाति को अलग करना होगा। हमें अपने विचार और सोच से धर्म और जाति को अलग कर सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचना होगा। और विश्वास रखिए, अगर ऐसा हम कर पाए तो आज नहीं तो कल निश्चय ही हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हम स्वाधीन होंगे, हमारा अपना देश होगा, एक खूबसूरत हिंदुस्तान जहां अमन और शांति होगी, भूख का नामो निशान ना होगा, जहां धर्म या जाति से परे सिर्फ मानवता की बात होगी। खुशियां आएंगी, किलकारियां करेंगी, गुलामी की जंजीरें हटेंगी और फिर सबको अधिकार होगा अपनी बात कहने सुनने का। वाह, क्या सोचते। और अगर ये लक्ष्य हमारा जीवन जाने से पूरा होता है तो आओ हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम इस जीवन से कोई मोह ममता प्यार नहीं है। सारे क्रांतिकारी लोग आगे आते हैं और आजाद जी के साथ एक प्रतिज्ञा करते हैं। तो दोस्तों आओ, आज मैं आह्वान करता हूं, मैं आपका साथी देव फौजदार आप सभी से आह्वान करता हूं, आओ हम एक प्रतिज्ञा करते हैं। ये गीत उसी प्रतिज्ञा को साक्षी मानकर, आप सबको साक्षी मानकर एक शपथ लेने की बात करता है जो अपने देश के बारे में सोचता है। और उस वीर का आह्वान करता हूं मैं, हर उस क्रांतिकारी का आह्वान करता हूं मैं जिसके मन मस्तिष्क और दिल में उसका देश हिंदुस्तान बसता है। आओ हम कसम ले कसम साथ में साथी मिलकर सभी, ले कसम साथ में साथी मिलकर सभी, जब तलक है हम या बची सांस है, जब तलक है हम या बची सांस है, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी। लाख हो मुश्किलें चाहे घर हो अलग, लाख हो मुश्किलें चाहे घर हो अलग, धर्म कोई भी हो या जात से हो विलग, धर्म कोई भी हो या जात से हो विलग, ले कसम साथ में मिलकर साथी सभी, ले कसम साथ में साथी मिलकर सभी, जब तलक है हम या बची सांस है, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी। दोस्तों कसम खाएं, प्रतिज्ञा करें, हम किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, और देश के लिए अगर हमें अपना घर भी छोड़ना पड़े, सब कुछ त्यागना पड़े, तो आओ मिलकर कसम खाते हैं कि आखिरी सांस तक अपने देश के लिए लड़ेंगे। देश के लिए लड़ने का मतलब जानते हैं आप? आज शायद अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज उस रूढ़ी मानसिकता से लड़ने की जरूरत है जिसकी जंजीरों में आज भी हमारा देश फंसा हुआ है। उस कट्टरवाद से लड़ने की जरूरत है, उस जातिवाद से लड़ने की जरूरत है जिसका दंश
हम सदियों से भुगतते चले आ रहे हैं। आज हमें इन गुलामी की जंजीरों को फिर से तोड़ना पड़ेगा, क्षेत्रवाद को अपने मन मस्तिष्क से निकालना पड़ेगा। एक बोली, एक जाति, एक धर्म और एक देश का नारा लगाना पड़ेगा, तभी अखंड भारत की परिकल्पना सिद्ध होगी। तो दोस्तों आओ हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, हम कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि आखिरी सांस तक हम देश के लिए हैं। वैसा ही कुछ हमारे क्रांतिकारी भाई सोचते थे। वो विचार, वो क्रांतिकारी भावनाएं जो मैंने अपने नाटक में पिरोने की कोशिश की है, कुछ एक छोटे छोटे अंश में आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा नाटक तो मैं नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन कुछ कुछ संवाद और पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की सोच से मैं आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऐसा दौर जब असेंबली में बम फेंका गया था, हालांकि पंडित जी नहीं चाहते थे कि असेंबली में बम फेंका जाए, लेकिन भगत सिंह चाहते थे कि असेंबली में बम फेंका जाए, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह अपनी जगह सही थे, लेकिन पंडित चंद्रशेखर आजाद भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि क्रांति को जिंदा रखने के लिए क्रांतिकारियों का बने रहना बहुत जरूरी है। पंडित चंद्रशेखर आजाद को डर था कि अगर ये लोग असेंबली में पकड़े जाएंगे तो अंग्रेज लोग इन्हें जरूर फांसी दे देंगे। तो ये डर उनका सच साबित होने वाला है। असेंबली में बम फेंका गया, भगत सिंह गिरफ्तार हो गए, सुखदेव को भी पकड़ लिया गया था, और राजगुरु बाबू ने तो पुणे में जाकर लोगों को बता ही दिया था कि हाँ मैंने सैंडर्स को मारा था। राजगुरु बाबू भी पकड़ लिए गए, तीनों जेल में। दल पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। इधर यशपाल ने भी एक और बम का धमाका कर दिया था, जिसमें 2-3 लोग अंग्रेज लोग मारे गए थे, एक वायसराय मारा गया था। पंडित जी पूरी तरह से अकेले हो गए, पूरी तरह से टूट गए थे। भगवती भाई अभी भी उनके साथ थे, जो लोग छिन्न भिन्न थे सब छिपे हुए थे। पंडित जी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे वक्त में क्या करें, क्योंकि आजादी के लिए, क्रांति के इस बीज को जिंदा रखने के लिए, एक पौधा बनाने के लिए, एक पेड़ बनाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। उससे पहले वर्ष 1927 में पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सान्याल, मनमंतनाथ गुप्त, बहुत सारे लोगों को, मनमंतनाथ गुप्त जी नहीं थे उसमें, उन सारे लोगों को खो चुके थे। अब इनको खोना नहीं चाहते। आखिरी उम्मीद उनके पास गांधी जी और नेहरू बचे। हालांकि जब असहयोग आंदोलन के बाद पंडित चंद्रशेखर आजाद ने पूरी तरह से कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था। उन्हें समझ में आ गया था कि कांग्रेस जिस तरह से आजादी चाहती है, उस तरह की आजादी की परिकल्पना इनके दिलो दिमाग में पूरी तरह नहीं थी। तभी उन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद वर्ष 1922 के बाद पूरी तरह से कांग्रेस को छोड़ दिया था। लेकिन अब जब देश की बात हो तो क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या बसपा, तब सारे दलों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, जैसे कि चाइना के वक्त सारे दलों को इकट्ठा होना चाहिए। जब भी देश के खिलाफ कोई खड़ा हो तो सारे दलों को इकट्ठा होकर एक साथ एक ही स्वर में बोलना चाहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वैसे ही इसी सोच के साथ पंडित चंद्रशेखर आजाद ने गांधी जी से मदद लेने की सोची, और इसके लिए दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा गया। मगर गांधी जी ने दो साफ लफ्जों में जवाब दे दिया था कि दुर्गा, भगत सिंह से मुझे सहानुभूति है, मगर मैं हिंसा के रास्तों का समर्थन नहीं करता, सो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पंडित चंद्रशेखर आजाद फिर भी निराश नहीं हुए। उनको लगा कि आखिरी उम्मीद अब उनके पास नेहरू जी है, गांधी जी ना सही। नेहरू जी तो इस बात को समझेंगे क्योंकि सबका उद्देश्य देश को आजाद कराना था। तो इसी सोच विचार के साथ पंडित चंद्रशेखर आजाद जी
नेहरू जी के पास जा रहे। नेहरू जी आजाद जी को आतंकवादी के नाम से संबोधित किया करते थे। खैर, हम वार्ता आपके साथ आतंकवादी आजाद मुझसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें अंदर भेजिए। हिंसा के रास्ते से आज अहिंसा का रास्ता कैसे चुनेगा? रास्ता कोई भी हो, लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए। जो उद्देश्य आप लेकर चल रहे हैं, उसी उद्देश्य के लिए मैं अपने साथियों के साथ हिंसा का सहारा ले रहा हूं। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य सरेआम पुलिस अफसरों को गोली मार देना, चलती ट्रेन में सरकारी खजाने पर डाका डाल देना, वायुसेना पर गोली चला देना और भरी असेंबली में लोगों के ऊपर बम फेंक देना, यह है आपका उद्देश्य? बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारने का नहीं। हमारा या हमारे साथियों का उद्देश्य सिर्फ आजादी के विचारों से जनता को अवगत कराना था, और आपके यही विचार आपको आतंकवादी की श्रेणी में लाते हैं। अगर आजादी के लिए, अगर देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए हम हिंसा का सहारा लेते हैं और उसे आप आतंकवाद का नाम देते हैं, तो मैं मानता हूं कि मैं एक आतंकवादी हूं। खैर छोड़िए, वक्त कम है, मुझे कांग्रेस की मीटिंग में भी जाना है। बताइए क्या चाहते हैं आप मुझसे? अपने साथियों की रिहाई, वो तो असंभव है। तो कम से कम उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवा दीजिए। अंग्रेज लोग तुम लोगों से खार खाए हुए, तो ये भी इतनी आसान बात नहीं। पंडित जी आप और गांधी जी चाहे तो ये इतना असंभव भी नहीं है। उन पर संगीन जुर्म है। आपकी बात अंग्रेज नहीं टाल पाएंगे। ओके ओके, आई विल ट्राई। मुझसे जितना हो सकेगा मैं हर संभव कोशिश करूंगा। कट्टू एक स्पॉट में भगत सिंह दिखाए जाते हैं, जो बोलते हैं, नेहरू जी हमारी जमानत कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में इंकलाब लाने के लिए हमें मरना ही होगा। तभी तो लोग कहेंगे कि क्या लोग थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। हाँ, अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो एक काम जरूर कर देना, लेनिन की जीती अगर मिल सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुना तुम? मैंने यतीन्द्रनाथ दास को रिहा करने के लिए सरकार को पत्र लिखा और भगत, भावुकता और जोश का बयान है पंडित जी, भावुकता और जोश। अरे ये सिर्फ और सिर्फ पागलपन है, और तुम अब भी चाहते हो कि मैं उनके लिए सरकार से सिफारिश करूं? पंडित जी, मेरे साथी दल की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो ना रहे तो क्रांति के मकसद को कैसे कामयाब किया जाएगा? क्रांति का मकसद तुम और तुम्हारे साथी। देखिए, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा आपसे सिर्फ इतना भर अनुरोध है कि आजादी के मकसद को पूरा करने के लिए भगत सिंह और बाकी साथियों को कैसे भी बचाया जाए। आजाद, मालूम है तुम नौजवानों की प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम देश के सर्वे सर्वा बन गए और बिना तुम्हारे देश को आजादी नहीं मिलेगी। पंडित जी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। हाँ, मगर मेरा मानना है कि नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का अनुभव क्रांति के इस पौधे को अगर सींचेगा तो एक नए भारत का सवेरा हो, स्वाधीन भारत, अपना भारत। और आप यकीन मानिए, गांधी जी और कांग्रेस और आपके आजादी के लिए किए गए योगदान को भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जहां तक आप सर्वे सर्वा की बात करते हैं तो सर्वे सर्वा गांधी जी और आप ही हैं, और आप ही रहेंगे। उस दिन आजाद और नेहरू जी में कई बार तनातनी हुई थी, मगर कारण आज तक कभी स्पष्ट नहीं हुआ। दोनों के बीच काफी देर तक तर्क वितर्क का दौर चलता रहा। कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू जी से नाराज होकर आजाद आनंद भवन से सीधे एलिफेंट पार्क गए थे, तो कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू जी से इस मुलाकात के 2 दिन बाद आजाद जी एलिफेंट पार्क गए थे। भले ही इतिहास में इस बात पर 2 मत
मगर एक बात पर सब सहमत हैं कि आजाद और नेहरू जी की ये आखिरी मुलाकात थी। और उसके बाद सभी लोग जानते हैं कि एलिफेंट पार्क में एक मुखबिर ने सूचना दी थी और आजाद जी को घेर लिया गया था। एलिफेंट पार्क इलाहाबाद का पार्क जो अभी आजाद पार्क के नाम से प्रमुख है, और जब आजाद जी चारों तरफ से घिर गए थे तो आखिरी गोली उन्होंने अपनी कनपटी पे लगाई और वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। हम उस बात की बात करते हैं, वो सब सीन आप फिल्म में देख चुके हो, ज्यादातर लोगों को पता है। सत्ताईस फरवरी 1931 भारत के इतिहास का वो काला दिन था जब पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसे ही आजाद की बलिदान की खबर जनता को लगी तो सारा इलाहाबाद एलिफेंट पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के नीचे तने के इर्द गिर्द झंडियां बांधी गई। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। अगले दिन आजाद जी की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी भीड़ थी कि इलाहाबाद की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुस्तान सारी जनता अपने वीर सपूत को अंतिम आहुति देने के लिए उमड़ पड़ी। मगर इस देश का दुर्भाग्य, आजाद जी के बलिदान के बाद जितना सम्मान प्यार आजाद जी को दिया गया था, उतना ही दुर्व्यवहार उनकी मां जगरानी देवी के साथ किया। जगरानी देवी को लोग सरकार डकैत की मां कहकर संबोधित करने लगे थे। तो बुरी मां, लाचार मां, बेबस रहा। किसी ने कोई भी सहयोग नहीं किया था। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, अपना रोष व्यक्त करना चाहता हूं। उन व्यक्तियों के बारे में कहना चाहता हूं जो आज आजाद जी का अपने आप को वंशज कहते हैं। मैं इस मंच से देव फौजदार आप लोगों को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं, जो आजाद जी का नाम लेकर आज मुख्यमंत्री या पीएम साहब से सम्मानित होते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं। ये गर्व है हमें कि आप आजाद जी के वंशज हैं, लेकिन तब कहां थे आप जब पंडित चंद्रशेखर आजाद की मां को डकैत की मां कहकर पुकारने लगे थे? तब आपका गांव, आपका परिवार कहां था? तब आपने कोई आश्रय ना दिया था। और आज जब आजाद हिंदुस्तान का एक बड़ा नाम बन चुके हैं, तब आप उनके नाम को भुनाने के लिए, उनकी शहादत को भुनाने के लिए उनको अपना वंशज बताते हैं। अरे आजाद तो पूरे हिंदुस्तान के थे। आजाद का वंशज मैं हूं। मैं, हर एक वो व्यक्ति आजाद का वंशज है जो देश के बारे में सोचता है। तब आप कहां थे? तब किसी ने कोई मदद नहीं की थी। तब वो गांव, वो गलियां, वो परिवार, वो कुटुंब कहां था जब आजाद की मां को दर दर भटकना पड़ा था? झांसी से तब आजाद जी के दोस्त आए थे। जिनका नाम सदाशिव था। सदाशिव वो व्यक्ति हैं जो आजाद के साथ उनके भावरा गांव में एक बार उनके साथ आए थे। सदाशिव झांसी में रहते थे और झांसी से ढूंढते हुए जब वो भावरा गांव आए और उन्होंने जगरानी देवी की दुर्गति देखी तो वो उनको अपने साथ झांसी ले आए। दुख की बात है। खैर, माफी चाहता हूं मैं आप लोगों से, मेरा रोष
वो गुस्सा है शायद आपके उस कुटुंब पर, उस गांव पर, उस परिवार पर जिसने कोई आश्रय ना दिया था जगरानी देवी माँ को। तो आखिरी दृश्य हमारा उस जगरानी माँ को समर्पित ही है, जब माँ गली गली भटक रही है, गांव गांव भटक रही है, लोग उसे डकैत की माँ कहकर पुकारने लगे। ये आखिरी अंतरा है। माँ दर्शकों के सामने आती है और लोगों से पूछती है, कौन था आज़ाद? मैं डकैत की माँ हूं। तब कोरस का गाना आता है, वही जो तेरा लाल था, दुश्मन का जो काल था, अंत समय तक ना हारा, तेरे आंचल का वो प्यार था, वही जो तेरा लाल था, दुश्मन का काल। सारे कलाकार जगरानी देवी के आजू बाजू खड़े हो जाते। सारे कलाकारों को जगरानी देवी देखती। एक कलाकार सदाशिव उनके बीच से जगरानी माँ के सामने निकल कर आता, उन्हें सहारा देता है, उठाता। जगरानी देवी उससे कहती है, मेरा बेटा डकैत नहीं था। सदाशिव कहते हैं, माँ मैं सदाशिव। और चंद्रशेखर, वही जो तेरा लाल था, दुश्मन का वो काल था, अंत समय तक ना हारा, आजाद उसका नाम था, वही जो तेरा लाल था, दुश्मन का काल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कोई अगर गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। उस पुण्य आत्मा को मैं नमन करता हूँ। पंडित चंद्रशेखर आजाद की आत्मा को मैं नमन करता हूँ। उन सारे वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। मैं नमन करता हूँ देश के हर सैनिक को, हर सिपाही को, हर उस डॉक्टर को जो आज इस कोरोना समय में एक नई जंग लड़ रहे हैं। आखिरी अपील आप लोगों से मेरी, देश के लिए सोचिए। जाति को भूल जाइए, धर्म को भूल जाइए, क्षेत्र को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचिए। जय हिंद।